अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम अपनी विजुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो बेस्ड है आपकी ब्रीदिंग मैकेनिक्स पे। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं। तो वो 3 थे बेसिकली आपके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस जो हैं। एक कफ रिफ्लेक्स था, एक स्नीजिंग था और जो थर्ड वन है वो स्वेलविंग रिफ्लेक्स था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो सब समझ आ गया होगा। जो क्वेरीज थी आप लोगों ने मुझसे पूछी भी हैं। अगर उसके बावजूद लास्ट लेक्चर में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स क्या है, उसके बाद देखेंगे मूवमेंट्स को कौन से मसल इनिशिएट करवा रहे हैं, कौन से उसके प्राइमरी इनिशिएटर हैं, कौन से उसको मसल असिस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व मसल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है तो थोरैसिक केज हमारा किस तरह मूव करता है, हमारी जो लंग्स की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, मसल ऑफ रेस्पिरेशन, मूवमेंट ऑफ थोरैसिक केज और मूवमेंट ऑफ लंग्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से फेजेस हैं तो वो हम पढ़ते हैं। Respiratory movements. Respiration occur in two phases, namely inspiration, expiration. आप सब लोगों को पता है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन में कि रेस्पिरेशन के 2 फेजेस हैं, एक इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होती है कि जब आप नाक के थ्रू हवा को अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं, और एक्सपायरेशन क्या होती है जब आप फेफड़ों से जोर लगा के अपने जो हवा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको मुंह से बाहर निकालते हैं, तो ये होती है एक्सपायरेशन। अच्छा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन thoracic cage enlarges and lungs expand so that air enter the lung easily. तो इंस्पायरेशन के दौरान बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो थोरैसिक कैविटी, जैसे आप फर्ज करें गुब्बारे की एग्जांपल ले लें, कोई भी बलून ले लें, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि वो पिचकी हुई शक्ल में होता है। जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं वो सेम टू सेम उसी तरह हम उसको रिजेंबल कर सकते हैं जैसे इंस्पायरेशन में हमारे लंग्स करते हैं। ठीक है, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है कि वो एक्सपैंड कर जाता है। इसी तरह जब लंग्स के अंदर हवा आएगी तो लंग्स का जो एयर है वो उसको क्या कर देगी, एक्सपैंड कर देगी लंग्स को। लंग्स एक्सपैंड कब होंगे, जब थोरैसिक केज पहले एक्सपैंड होगा, क्योंकि आपके लंग्स को थोरैसिक केज ने सराउंड किया हुआ है ना। तो पहले थोरैसिक केज ही इनलार्ज होगा, उसके बाद आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे, जो ये शो करता है कि एयर आपकी लंग्स के अंदर एंटर हो चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन में इससे बिल्कुल रिवर्स होगा, तभी तो हवा फोर्सफुली आपके माउथ से बाहर जा सकेगी। During expiration, the thoracic cage and lung decrease in size and attain the pre-inspiratory position so that air leaves the lung easily. अब एक्सपायरेशन में होता क्या है कि आपके थोरैसिक केज ने, लंग्स ने जो अपने वॉल्यूम में एक्सपेंडिचर शो किया था, जो एक्सपेंडेशन शो की थी, वो क्या होती है कि वो वापस अपने नॉर्मल की तरफ आ जाती है। कि मतलब इंस्पायरेशन की जो फेज़ है उससे भी जो पहली नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर लंग्स चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी एक्सपायरेशन पॉसिबल होती है। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन के लिए आपको अपने मसल्स की एक्टिवेशन करवानी पड़ती है, जबकि पैसिव जो प्रोसेस है एक्सपायरेशन, उसमें क्या होता है, लंग्स खुद ब खुद रिलैक्स कर जाते हैं
जिसकी वजह से जो मसल है खुद ब खुद रिलैक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सपायरेशन पैसिवली हो जाती है। अच्छा, अब दो तरह की मसल्स होते हैं, क्योंकि आपके फेजेस दो हैं, एक इंस्पायरेशन फेज है, एक एक्सपायरेशन फेज है। जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो आपकी इंस्पायरेशन करवा रहे हैं, जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं वो एक्सपायरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इधर मैं आपको इस पिक्चर से बताती हूँ कि कौन कौन से आपके एक्सपायरेटरी मसल्स हैं, कौन कौन से इंस्पायरेटरी मसल्स हैं। ठीक है, अब इनहेलेशन को इंस्पायरेटरी क्या बोलते हैं, तो आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो आपकी, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हैं ये आपकी इंस्पायरेशन करवा रहे हैं, आपकी हवा को लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं, ये वाले। ठीक है, अब बात आती है जो आपकी इनहेलेशन है वो आपके डायाफ्राम के थ्रू भी हो रही है। ये देखें, जो डायाफ्राम है आपका वो आपकी इंस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं उन मसल्स की जो कि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी अगर इनहेलेशन की बात करें हम, कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे कौन कौन से मसल मदद कर रहे होते हैं। एक तो हो गया ना प्राइमरी मसल, वो है हमारा डायाफ्राम, और जो हमारे मसल्स असिस्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं, एक स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड, ये देखें, ये आपके स्टर्नम से आपके मास्टोइड प्रोसेस तक जाता है। अच्छा, अब है स्क्लेनाई मसल्स, ये भी आपके नेक के मसल्स हैं, ये देखें, ये भी आपकी इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद पेक्टोरस माइनर, एक होता है पेक्टोरस मेजर और दूसरा होता है माइनर। जो माइनर है वो आपकी इंस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है। फिर आता है मसल आपके सेरेटस इंटीरियर, ये भी आपकी इनहेलेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब एक्सेलेशन में कौन से मसल हेल्प कर रहे हैं, वो ये हैं। अब इन्हीं मसल्स को जस्ट मैं आपको एनाटॉमिकली बता रही हूँ कि ये पिक्चर में कैसे शो हैं, हम अभी इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है एक्सेलेशन, कि एक्सपायरेशन के दौरान कौन कौन से मसल हेल्पफुल हैं। एक इंटरनल इंटरकोस्टल, ये मसल इसका प्राइमरी एक्सेलेटर है, मतलब कि लंग्स का जो प्राइमरी एक्सेलेटर है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल। फिर उसके बाद ये सारे जो मसल्स हैं ये हेल्प आउट कर रहे हैं ट्रांसफर थोरेसिक, ये क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं आपकी एक्सपायरेशन के प्रोसेस को। एक्सटर्नल ओब्लिक, ये देखें, रेक्टस एब्डोमिनस, ये वाले सारे। फिर इंटरनल ओब्लिक मसल, ये उससे भी नीचे वाले, ये क्या कर रहे हैं, आपकी एक्सेलेशन को हेल्पफुल बना रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी डिटेल में जाते हैं हम। हाउ रेस्पिरेटरी मसल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इधर बताया कि आपको रेस्पिरेटरी मसल की 2 टाइप्स हैं, मैंने भी बताया। एक होते हैं प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल, जिसमें एक आएगा आपका इंस्पायरेटरी और दूसरा आएगा आपका एक्सपायरेटरी मसल्स। ठीक है, नंबर 1 पे लिखा है प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। तो आपके 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक वो जो प्राइमरी है, जो बेसिकली आपकी रेस्पिरेशन काज करवा रहे हैं, दूसरे वो कौन से हैं जो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उनको असिस्टिव मसल भी बोलेंगे, उनको एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल भी बोलेंगे। तो 2 तरह के मसल हैं, एक है प्राइमरी, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। दूसरे हैं आपके एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल, जो कि आपकी रेस्पिरेशन के दौरान में हेल्प करेंगे। अब जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, मतलब सांस लेने में जब हम एयर को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में कौन से मसल आपके प्राइमरी
प्राइमरीली उसमें हेल्पफुल नहीं, बेसिकली वो जो इंस्पायरेशन काज करवा रहे हैं वो वाले मसल कौन से हैं, वो है आपका डायफ्राम। मैंने आपको पहले भी बताया आपकी इंस्पायरेशन आपके डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स आर डायफ्राम विच इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, जो कि फ्रेनिक नर्व की वजह से सप्लाई हो रही है। ये देखिए C3 to C5 इसका रूट वैल्यू है, तो ये क्या करें आपके डायफ्राम को सप्लाई करें। अच्छा, इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल सप्लाइड बाय इंटरनल कोस्टल नर्व्स। अब एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स की बात करें तो आपके जो इंस्पायरेशन में हेल्पफुल हैं वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्केलेनाए, सेरेटस एंटीरियर। उसके अलावा आपके स्कैपुला के एलिवेटर्स और पेक्टोरस, ये सारे मसल्स आपकी इंस्पायरेशन में हेल्पफुल हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स की। एक्सपायरेशन आपके कौन कौन से मसल एक्सपायरेशन करवा रहे हैं, उसमें से भी दो हैं, एक वो जो बेसिकली करवा रहा है, दूसरा वो जो हेल्पफुल है। जो बेसिकली करवा रहा है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। प्राइमरी, अब इसकी रीडिंग कर देती हूँ मैं। प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की वजह से हो रहा है, विच आर इनर्वेटेड बाय इंटरनल कोस्टल नर्व्स। ये आपकी जो नर्व सप्लाई है उसको इंटरनल कोस्टल नर्व सप्लाई कर रही है। अब इसमें हेल्पफुल कौन कौन से मसल्स हैं आपके, जितने भी एब्डोमिनल मसल हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, ये आपके एक्सपायरेशन में हेल्पफुल है। अब ये दोबारा पिक्चर देख रहे हैं। अब ये देखें आपके जो प्राइमरी इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम, ये दोनों क्या है, प्राइमरी इनहेलेशन में आपके इंस्पायरेशन के प्राइमरी मसल हैं। और आपके इंस्पायरेशन में हेल्पफुल कौन कौन से हैं, एक्सेसरी मसल कौन कौन से हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्क्लेनाए, पेक्टोरस माइनर और सेरेटस एंटीरियर। अब उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें तो आपका मेजर जो है, मेजर या बेसिक या जो उसका प्राइमरी मसल है आपकी एक्सेलेशन का, आपके एक्सपायरेशन का इंटरनल इंटरकोस्टल है। ठीक, अब इसको हेल्पफुल कौन कौन से मसल हेल्प कर रहे हैं, वो आपके जितने भी एब्डोमिनल्स हैं वो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, आपका एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ओब्लिक मसल। ये सारे क्या हैं, ये आपके मसल में मसल ऑफ जो एक्सपायरेशंस हैं। अच्छा, अब हम थोरेसिक केज की मूवमेंट को देखते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि आपकी जो मसल्स हैं रेस्पिरेशन के मसल कौन कौन से हैं, रेस्पिरेशन ठीक है बेसिकली। उसके बाद हमने देखा उसके कौन कौन से मसल उसको हेल्पफुल हैं और कौन कौन से मसल बेसिकली वो एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सपायरेशन दोनों में आपकी थोरेसिक केज की क्या मूवमेंट आती है, क्या इफेक्ट आता है आपके थोरेसिक केज पे। अब सबसे पहले इंस्पायरेशन कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज। खुद सोचें, आप खुद सांस अंदर लेके जाएं। जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो रिब्स का पूरा केज है, जो आपकी रिब्स की पूरे एरिया है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक केज है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आती है कि थोरेसिक केज इनलार्ज हो गई। थोरेसिक केज इनलार्ज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आर डायमीटर। थोरेसिक केज की डायमीटर कब इंक्रीज होगा, जब उसका इंटीरियर पोस्टीरियर मतलब कि हम उसको आगे पीछे दोनों तरफ से देखें तब भी उसका जो नॉर्मल से डायमीटर इंक्रीज्ड है। अगर हम उसको ट्रांसवर्सली कट करके देखें तब भी, और अगर हम उसको वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनली उसको कट करके देखें तब भी आप
आपको उसका डायमीटर इंक्रीज नज़र आए तो आपका क्या होता है, थोरेसिक केज इनलार्ज होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज आर इंक्रीज बाय एलिवेशन ऑफ रिब्स। अब आपकी रिब्स एलिवेट कब करती हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अच्छा, इंस्पायरेशन के दौरान आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाता है। वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज बाय डिसेंट ऑफ डायफ्राम। जब आपकी इंस्पायरेशन हो रही होती है तो आपका क्या है, ओवरऑल थोरेसिक केज का डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। किस किस तरह, आपको पता है कि जब आपके इंस्पायरेशन के मसल कौन कौन से हैं, एक डायफ्राम, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये देखें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और ये जो डायफ्राम है ये आपके इंस्पायरेशन के मसल्स हैं। इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन क्या करवाएगी, आपके रिब्स की एलिवेशन। ये देखें, अगर ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी ये रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसी तरह जो आपका डायफ्राम है वो इधर पड़ा है डोम लाइक शेप में, तो जब ये डोम लाइक शेप मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्शन के फेज में आता है तो आपका जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है, और जब ये फ्लैटन होगा तो आपका जो थोरेसिक केज है उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अभी दोबारा मैं इसका बताती हूँ कि आपका इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि थोरेसिक केज इंक्रीज कर जाता है। किस किस तरह, उसके सारे जितने भी डायमीटर हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। एक इसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। अब इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर कब इंक्रीज करते हैं, जब आपकी रिब्स एलिवेट होती हैं। रिब्स एलिवेट कब करती हैं, जब आपके इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से हैं, आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपकी रिब्स को एलिवेट कर देगा। इसके अलावा जो डायफ्राम है, जो कि मेजर आपका इंस्पायरेटरी मसल्स है, वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी जो वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज होगा। अब ये देखें, ये डायमीटर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है तो ये रिब ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये, मतलब कि जो चौड़ाई के लिहाज से डायमीटर है वो, और जो आगे पीछे के लिहाज से डायमीटर है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। अब ये जो वर्टिकल डायमीटर है जो आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में, राइट लेफ्ट में डिवाइड करेगा, ये वाला जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर या वर्टिकल डायमीटर है ये वाला, यहाँ डायफ्राम पड़ा होता है। ये जो डायफ्राम है ये क्या करेगा, जब इंस्पायरेशन होगी तो ये फ्लैटन हो जाएगा और इसका ओवरऑल ये जो खला है ये और इंक्रीज कर जाएगा और आपकी थोरेसिक केज को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी आपके लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बात करते हैं थोरेसिक केज के बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं। इसके 4 यूनिट हैं जो इसका डायमीटर को, जो इसकी मूवमेंट को काज करवा रहे हैं। इसकी मूवमेंट बेसिकली इन 4 स्ट्रक्चर यूनिट पे बेस्ड है। एक होता है थोरेसिक लिड, दूसरा होता है अपर कोस्टल सीरीज और लोअर कोस्टल सीरीज, और फोर्थ पे है डायफ्राम। 4 बेसिक यूनिट हैं आपके थोरेसिक केज के। सबसे पहला क्या है, थोरेसिक लिड। मतलब क्या होगा, थोरेसिक केज का जो कवर है, जो उसको ऊपर एज ए उसके ढक्कन एक्ट कर रहा है, वो थोरेसिक लिड है। वो कौन सा होगा वो भी मैं अभी बताती हूँ। अपर कोस्टल सीरीज कौन सी है इसकी, लोअर कोस्टल सीरीज है, उसका कैसे डायमीटर पे इफेक्ट आता है और किस तरह वो आपके रिब केज को, आपके जो थोरेसिक केज को किस तरह इन्हांस करा, वो भी हम पढ़ते हैं।
अच्छा, अब थोरेसिक लिड की बात करें। जो सबसे पहला पार्ट है आपके थोरेसिक यूनिट का, सबसे जो पहला थोरेसिक यूनिट है वो है थोरेसिक लिड। थोरेसिक लिड इज फॉर्म्ड बाय मैनिब्रम स्टर्नाई एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड थोरेसिक अपर कूलम। मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। ये जो आपका मैनिब्रम है वो, ये जो आपकी स्टर्नम का मैनिब्रम है, और ये जो आपकी फर्स्ट जो थोरेसिक केज की रिब है, ये पूरा जो पेयर है, और ये आपका थोरेसिक लिड बना रहा है। अब इस लिड को थोरेसिक अपर कूलम भी बोलते हैं। क्या है कि आपका जो मैनिब्रम स्टर्नाई है और आपकी जो पहला पेयर है रिब्स का, वो दोनों मिलके थोरेसिक अपर कूलम या थोरेसिक लिड बना रहे हैं। अब थोरेसिक लिड की मूवमेंट उसमें क्या होती है? मूवमेंट ऑफ थोरेसिक लिड इंक्रीज द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ splenic muscle. The first rib move upward to a more horizontal position. This increases anterior posterior diameter of thoracic cage. अगर हम बात करें इसकी, हमने क्या पढ़ा था कि जब इंस्पायरेशन होती है, हम पढ़ रहे हैं ना कि ये एक्सपैंड कब करता है, आपका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, आपका वर्टिकल डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर एक्सपैंड कब करता है? इंस्पायरेशन के दौरान एक्सपैंड करेगा। इंस्पायरेशन के मसल कौन से थे? आपके एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल और डायाफ्राम। इसके अलावा कुछ मसल्स आपकी इंस्पायरेशन को हेल्प कर रहे थे। उसमें से आपके कुछ नेक मसल थे जिसमें स्प्लेनाई, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड था, तो जो इधर अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जब स्प्लेनाई आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी वो जो रिब्स को ऊपर की तरफ खींचेगा। जैसे इसमें ये बात करें, ये आपके जो स्प्लेनाई मसल्स हैं ये वाले, ये क्या करते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका फर्स्ट रिब केज है वो ऊपर की तरफ, जो फर्स्ट रिब का जो पेयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है कि दोबारा इन्होंने यही बात बताई है कि जैसे ही इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करेगा आपका थोरेसिक केज भी अपवर्ड मूव करेगा। बात समझ आ गई? हम सबसे पहले स्ट्रक्चर यूनिट की बात करें थोरेसिक लिड की। थोरेसिक लिड में क्या आ रहा है? आपका मैनिब्रम स्टर्नाई और आपके फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब के साथ आपके स्प्लेनाई मसल की अटैचमेंट है। वो क्या करते हैं कि आपके जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? ऊपर की तरफ मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर थोरेसिक केज है वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और आपका वो थोरेसिक केज को एक्सपैंड कर देगा। अब ये देखिए, ये इसको थोरेसिक अपर कूलम भी बोला है। ये जो फर्स्ट पेयर है, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, ये अभी थोड़ा एंगुलर फॉर्म में, फिर क्या होगा जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो एंगल है डिक्रीज करके ये फ्लैट हो जाएंगी, आपकी रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी। ये जो चीज़ है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो अटैच मसल है उसको ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा कि रिब भी हॉरिजॉन्टली यहाँ तक आ जाएंगी, इधर प्लेस कर जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं, जो सेकंड थोरेसिक केज का स्ट्रक्चर यूनिट है उस पे अपर कोस्टल सीरीज है। अपर कोस्टल सीरीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेकंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब। जो पहला था उसमें वो तो आपका बना रहा था थोरेसिक लिड, जो पहला पेयर था रिब्स का। अब 2 से लेकर 6 सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब, मतलब 2 से लेकर 6 तक जो आपके रिब्स के पेयर हैं वो क्या है? आपके अपर कोस्टल्स में आते हैं।
तो जो 6 से बिलो होंगे वो सारे आपके लोअर में आ जाएंगे, लोअर कोस्टल में आ जाएंगे। तो अपर कोस्टल सीरीज इज constituted by second to sixth pair of rib. Movement of upper coastal series increases the anterior posterior diameter and transverse diameter of thoracic cage. अब क्या होता है कि जो आपके 2 से लेकर 6 नंबर तक की आपकी रिब्स हैं वो क्या करती हैं कि जैसे उस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके इंस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, वो भी आपका एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर को इन्हांस कर देते हैं। ओवरऑल इन सारी चीज़ों का ये जो मकसद है वो क्या है, इंस्पायरेशन के दौरान आपके थोरैसिक केज को एक्सपेंड कर देना ताकि लंग्स को इतना जगह मिल जाए कि वो अपने अंदर हवा को भर सकें और एक्सपेंड हो सकें। अब हम बात करें अपर कोस्टल सीरीज़ की। अपर कोस्टल सीरीज़ में 2 तरह की मूवमेंट होती हैं आपकी रिब्स के अंदर। जो 2 से लेकर 6 नंबर तक की आपकी रिब है उसमें 2 तरह की मूवमेंट पॉसिबल हैं। एक है पंप हैंडल मूवमेंट और दूसरी है बकेट हैंडल मूवमेंट। जो पंप हैंडल मूवमेंट है वो क्या करती है, ये देखें, ये पंप हैंडल मूवमेंट क्या करती है कि आपके रिब्स की एलिवेशन करवा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हम पढ़े हैं कि आपके जो अपर केज है वो किस तरह, मतलब 2 से लेकर 6 तक जो रिब्स हैं वो किस तरह मूव करती हैं कि वो आपका थोरैसिक केज को इन्हांस कर सकें। एक वो पंप हैंडल की तरह मूव करेंगी, दूसरा वो बकेट हैंडल की तरह मूव करेंगी। बकेट हैंडल की तरह जब वो मूव करेंगी वो ट्रांसवर्स आपका डायमीटर इंक्रीज करेंगी। जब वो पंप की तरह मूव करेंगी तो वो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करेंगी। कैसे, ये देखें, ये जस्ट एक एग्जांपल है। इस तरह उन्होंने रिजेम्बलेंस दी है कि अगर पंप ले लें, पंप को आप किस तरह मूव करते हैं, यूँ अपवर्ड डाउनवर्ड जब मूव करते हैं तो ही इधर से पानी निकलता है। तो इसी तरह जब आपकी जो पंप हैंडल मूवमेंट होती है आपके रिब्स के अंदर 2 से 6 रिब्स तक, वो क्या होती है कि वो अपवर्ड मूव करती हैं। आपका जो ये जो स्टर्नम है, आपकी जो रिब्स हैं, ये क्या करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपवर्ड मूव करती हैं। फिर क्या होता है कि ये जब अपवर्ड मूव करती हैं तो आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये इंक्रीज कर जाता है। फिर जब एक्सपायरेशन होगी ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर देंगी। तो ये क्या मूवमेंट है, पंप हैंडल मूवमेंट है। फिर अब इसी तरह हम बकेट हैंडल मूवमेंट की बात करें, वो किस तरह आपके रिब्स की एलिवेशन करवा रही हैं कि अगर हम साइड पे देखें तो ये पंप हैंडल की तरह है, अगर हम सामने से देखें तो क्या होगा कि रिब्स कैसे मूव कर रही हैं, जैसे हम कोई भी बाल्टी का जो हैंडल होता है उसको पकड़ के वापस नीचे रख दें। जब हम पकड़ रहे होते हैं उसको हाथ में उठाने के लिए, तो क्या होता है, वो यूं इस जगह से इधर तक उसका हैंडल चला जाता है। ठीक है, ये जो उसका हैंडल है, अगर ये यहाँ पे 0 डिग्री पे है तो जब हम इसको उठा रहे होते हैं तो ये क्या करता है, 90 पे चला जाता है। और अगर हम बात करें कि ये इस जगह पे और हम जब उठाने के लिए इसको पकड़ते हैं तो इसका एंगल यहाँ तक चला जाता है हैंडल का। फिर अगर हम यही बात अगर रिब्स के जो मूवमेंट है उसको देख के करें कि साइड से देखें तो रिब कैसे मूव करती है। जब साइड से देखें तो रिब यहाँ पे होती है ना, और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की तो इस जगह पे आ जाती है। तो इस वजह से इसको उन्होंने कहा कि ये इस तरह है जैसे कि हम बाल्टी उठा रहे हो ना, तो ये वाला चीज़ इस तरह शो होती है कि जब आप अपनी इंटीरियर पोस्टीरियर इंस्पायरेशन के दौरान इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जब इंक्रीज करता है तो पंप हैंडल की तरह मूव करता है आपकी जो रिब्स। जब आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो जब इंक्रीज होता है तो इस तरह लग रहा होता है कि जैसे आप कोई बकेट उठा रहे होते हैं, बकेट का हैंडल पकड़ के उठा रहे होते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक मूवमेंट शो होती है।
ठीक है, समझ आ गई। दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं आपके अपर कोस्टल्स में, वो कौन सी, एक पंप हैंडल और दूसरी बकेट। पंप हैंडल आपका एपी डायमीटर को इंक्रीज कर देगी, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज कर देगी, और जो बकेट हैंडल है वो क्या करेगी, आपके जो ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज कर देगी। अब लोअर कोस्टल सीरीज की बात करें, लोअर कोस्टल सीरीज इंक्लूड 7 to 10th पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, आपके 7 से 10 तक जो भी है वो लोअर कोस्टल सीरीज में आ जाता है। मूवमेंट ऑफ लोअर कोस्टल सीरीज इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर। तो जो अपर कोस्टल सीरीज हैं वो दोनों मूवमेंट करवा रही हैं, एक बकेट हैंडल भी और दूसरा पंप हैंडल भी। तो इसका क्या मतलब है, अपर कोस्टल से आपका एपी भी इंक्रीज होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी इंक्रीज होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर भी इंक्रीज होता है। जबकि जो लोअर कोस्टल है उसमें क्या हो रहा है कि आपका जस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज करता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर हमने पढ़ा किस मूवमेंट में इंक्रीज करता है, बकेट हैंडल में। तो इसके एग्जांपल में बकेट हैंडल की मूवमेंट आती है कि आपके लोअर कोस्टल जो रिब्स हैं वो जस्ट बकेट हैंडल मूवमेंट शो करती हैं। अब बात आती है डायफ्राम की। डायफ्राम कैसे आपके थोरैसिक केज की मूवमेंट को इनहांस कर रहा है। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैसिक केज। ये वर्टिकली आपके थोरैसिक केज के डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। नॉर्मली बिफोर इंस्पायरेशन द डायफ्राम इज डोम शेप विद कन्वेक्सिटी फेसिंग अपवर्ड। बिल्कुल एक मस्जिद के गुंबद की तरह का होता है डायफ्राम जब इंस्पायरेशन नहीं हो रही होती, पर जब इंस्पायरेशन हो रही होती कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, सीधा होता है। जो इसमें कर्व होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स को और ज़्यादा स्पेस मिल जाती है एक्सपैंड करने को। तो इस तरह आपके जो उसकी डायफ्राम की डाउनवर्ड मूवमेंट है और फ्लैटनिंग है, उसकी वजह से आपका वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। जैसे इधर बात करें, अगर इनहेलेशन की बात करें तो आपका ये देखें थोरैसिक केज क्या है, आगे को मूव किया और अपवर्ड मूव किया, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव किया। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में अगर ऊपर से 2 से लेकर हम 6 तक की बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट दोनों शो हो रही हैं। ठीक है, और अगर हम लोअर कोस्टल सीरीज की बात करें, इधर जस्ट क्या हो रही है कि आपके जो बकेट हैंडल है वो शो हो रही है, क्योंकि ये जस्ट आपका जो पोस्टीरियर जो आपका ट्रांसफर डायमीटर है उसको इंक्रीज करता है। अब जब ये एक्सेलेशन का प्रोसेस होगा तो वापस आपका जो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, इसमें जो डायाफ्राम है वो फ्लैटन हो गया, ये देखें लेस कर्व्ड हो गया। अब इसमें क्या होगा, डायाफ्राम मोर कर्व्ड हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ आई? इधर ये देखें ये फ्लैट हो गया, फ्लैट होके ये नीचे को मूव कर गया, इधर ये गुंबद की तरह का बना हुआ। जब इधर डायाफ्राम फ्लैटन हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है, जो वर्टिकल डायमीटर जिसको कहते हैं, वो इन्हांस कर दी गया है। अब इधर इसका कंपैरिजन करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस कम है, तो जो ये वाला प्रोसेस है नॉर्मल ड्यूरिंग एक्सेलेशन, क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम है वो उसकी वजह से आपका जो वर्टिकल डायमीटर है वो कम हो जाता है एक्सेलेशन के दौरान। अब आपके लंग्स की मूवमेंट पढ़ते हैं। लंग्स कौन कौन सी मूवमेंट शो करता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यू टू enlargement of thoracic cavity, the negative pressure is increase in thoracic cavity। तो जैसे ही आपका थोरैसिक केज की अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, खला पैदा होगा। खला पैदा होगा तो क्या करेगा, आपका नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे। लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा कि आपके ऑक्सीजन ज़्यादा लंग्स के अंदर जाएगी। अब एक्सपायरेशन की क्या होगा, इससे रिवर्स फिनोमेना क्या होगा कि आपका जो
जो आपके थोरेसिक केज में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा या लेस नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंशन है वो डिक्रीज कर जाएगी, आपके जो वो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और जो भी लंग्स में हवा होगी, ऑक्सीजन होगी, वो एक्सपेल हो जाएगी। अब इसकी जो लंग्स की टेंडेंसी है कि वो कोलैप्स कर जाता है, लंग्स एक बैलून की तरह है बिल्कुल, कि कभी जब इसमें हवा भरे तो फूल जाएगा, जब इसमें हवा निकल जाएगी तो पिचक जाएगा। तो ये अगर लंग्स की बात करें तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी कोलैप्सिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले आता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग टिश्यू। आपके जितने भी लंग्स के टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उसमें क्या है कि ये प्रॉपर्टी होती है कि अपनी वो जो लेंथ है मसल की, जो सेल की लेंथ है, उसको वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ये उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। अब उस इंक्रीज और डिक्रीज के चक्कर में भी इसका क्या होता है कि ये पिचक भी सकता है। अब सरफेस टेंशन, जो एल्वियोलर एपिथेलियम होती है आपके एल्वियोलाई के, लंग्स के एल्वियोलाई में, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लिक्विड डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्वियोलाई के ऊपर सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाती है। अब जब वो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगी, वो क्या करेगी कि आपके एल्वियोलाई को पिचका देगी, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। अब कौन से फैक्टर हैं जो आपके लंग्स को पिचकने से बचाते हैं, आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं? वो है इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो कि हमने पढ़ा, और सरफेक्टेंट, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या था कि आपके जो प्लूरा है, विजुअल और पार्इटल प्लूरा, जो आपके लंग्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है, उसके दरमियान स्पेस होती है, वो स्पेस एक स्पेसिफिक प्रेशर उसमें प्रेजेंट होता है। जब वो प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा जो आपके जो एल्वियोलर सैक्स हैं, उसमें सरफेक्टेंट, जो टाइप 2 सेल्स हैं, सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं। आप सरफेक्टेंट की जो रिलीज है वो क्या करती है कि आपके लंग्स की जो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखती है, उसको कोलैप्सिंग से बचाती है। अगर सरफेक्टेंट कम पड़ जाए तो आपके जो लंग्स हैं उनको कोलैप्स होने से नहीं बचाया जा सकता है। इसी तरह आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो जाए तब भी आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो इन दोनों के फ़ायदे ये है कि ये आपके लंग्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल है। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ अब तक मैंने हर चीज़ बार बार रिपीट की है, आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी मसल्स पढ़े। रेस्पिरेटरी मसल्स दो हैं, एक मेजरली कौन से मसल आपकी मूवमेंट करवा रहे हैं, दूसरे कौन से जो असिस्टिव हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जो एक्सेसरी मसल हैं। तो आगे हमने इंस्पायरेटरी मसल्स पढ़े, उसमें भी उसका मेजर और असिस्टिव पढ़ा या एक्सेसरी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एक्सपायरेटरी मसल पढ़े, उसमें भी हमने पढ़ा कि उसमें मेजर कौन सा आपकी एक्सपायरेशन करवा रहा है और उसमें जो उसके असिस्ट कौन कौन से मसल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने थोरेसिक केज की मूवमेंट पढ़ी। थोरेसिक केज की मूवमेंट में कौन कौन से उसके फर्दर सब यूनिट्स हैं जो थोरेसिक केज को के डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके जो कोलैप्सिंग जो टेंडेंसी है, मूवमेंट्स ऑफ लंग्स हैं, वो कौन कौन सी हैं और आपके लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन हो रहा है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।